जिसको तुमने रुमाल सौंपा था, अगर वो ये नहीं थी तो ये बात इसे कैसे मालूम है? उससे जवाब देते न बना। सुनील ने विजेता के से भाव से प्रभुदयाल की तरफ देखा। प्रभुदयाल अब साफ फिक्रमंद दिखाई देने लगा था। नाउ सुनील लुबना की तरफ घूमा। यू कैन गो माई हनी चाइल्ड। लुबना मुस्कुराती कूले जुलाती वहाँ से रुखसत हो गई। एकाएक प्रभुदयाल अपनी कुर्सी से उठा। सुनील की भवें उठी। मैं अभी आया, वो अग्रभाव से बोला। लड़की के पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, सुनील धीरे से बोला। उसका बाप ब्रिगेडियर है, पलंदा बांध देगा। प्रभुदयाल ठिठका। दूसरे, वो सदा उपलब्ध है, जब चाहोगे जहाँ चाहोगे बयान देने के लिए हाजिर होगी। और कोई जितना मर्जी जोर लगा ले, वो वही कहेगी जो हकीकत है, और हकीकत के सिवाय कुछ नहीं कहेगी। हकीकत कहेगी या सुनील भाई मुल्तानी ने जो पट्टी उसे पढ़ाई है उसकी तोता रटन करेगी। मैंने उसे कोई पट्टी नहीं पढ़ाई। तो रुमाल लेने वो कैसे पहुंच गई? बताता हूँ, इसे रुखसत करो। तुम बाहर जाओ, वो अनूप सिंह से बोला, और थोड़ी देर बगल के कमरे में बैठकर इंतजार करो। टैक्सी ड्राइवर उठा और भारी कदमों से चलता वहाँ से रुखसत हुआ। मुझे ये जानने का अख्तियार है, पीछे प्रभुदयाल गुस्से से बोला, कि तुमने रिश्वत या किसी दूसरे मुलाजे के तहत पुलिस का केस कमज़ोर करने के खातिर गवाह नहीं तैयार कर लिया। तुम्हें मेरे से ऐसी उम्मीद है? पूरी अपना कोई मकसद हल करने के लिए तुम किसी पर भी अपनी सुनीलियन पुड़िया चला सकते हो और उससे कुछ भी कहलवा सकते हो। इससे नहीं, ऊंचे मयार वाली ऊंचे घर की ब्रिगेडियर की लड़की से नहीं। दूसरे, ऐसा करने से मुझे क्या हासिल होगा? उस डैम्सल एंड डिस्ट्रेस को हासिल होगा जिसके पता नहीं क्यों कर तुम तरफदार बन बैठे हो। मैं यूँ कभी किसी का तरफदार नहीं बनता। बनते हो, बराबर बनते हो। बनता हूँ तो उस नेकबख्त का बनता हूँ जिसके हाथ में इंसाफ का तराजू होता है और आंखों पर पट्टी बंदी होती है। कौन ये लड़की? नाम लुबना चहल है, मेरी फ्रेंड है। जो फ्रेंड के खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। हाँ, दोस्ती इसी को कहते हैं। लेकिन नाजायज कुछ नहीं, गैर कानूनी कुछ नहीं। क्या कहने, किसी को इम्पर्सनेट करना गैर कानूनी नहीं। इसने टैक्सी ड्राइवर अनूप सिंह को जाकर बताया कि उसकी शाम की पैसेंजर वो थी जिसका कि कीमती रुमाल टैक्सी में रह गया था और वो रुमाल हासिल किया। ये गैरकानूनी हरकत नहीं। इम्पर्सनेशन गैरकानूनी हरकत है। इम्पर्सनेशन गैरकानूनी हरकत है। किसी को इम्पर्सनेशन के लिए उकसाना भी गैरकानूनी हरकत है। इनोसेंट इम्पर्सनेशन कोई गैरकानूनी हरकत नहीं। हो तो सारे बहरूपिये, सारे मिमिक्री आर्टिस्ट गिरफ्तार हो। इस तरीके से खोए हुए लावारिस माल की बरामदगी में कोई खराबी नहीं, बशर्ते कि बरामद माल पर खुद काबिज होने की नीयत न हो, जो कि न उस लड़की की थी और न मेरी थी। तुम बताओ, रुमाल हाथ में आते ही बिना एक सेकंड भी जाया किए, बिना रात बिरात की परवाह किए मैंने उसे तुम तक पहुंचाया था या नहीं पहुंचाया था? लेकिन इस स्टंट का मतलब क्या था? इसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या था? मकसद उस टैक्सी ड्राइवर की याददाश्त को चेक करना था। क्यों? क्योंकि वो मुलजिमा के खिलाफ गवाह बनने वाला था। और ऐसे गवाह को पुलिस क्या ट्रेनिंग देती है, ये क्या मेरे से छुपा है? आइडेंटिटी परेड की नौबत आने से पहले जानबूझकर बहानों से उसे मुलजिमा की शक्ल दिखाई गई ताकि लाइनअप में से वो बेहिचक उसे चुनता और फिर कोर्ट में अपनी इस जिद से लाख हिलाए न हिलता कि दोनों मर्तबा उसका वास्ता उसी औरत से पड़ा था। जबकि हकीकत यह है कि उसने शाम के पैसेंजर की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। तवज्जो देने की कोई वजह ही नहीं थी, क्योंकि उस पैसेंजर में स्पेशल कुछ नहीं था। वो आम सवारियों जैसी थी। जब अनूप सिंह ने उसे राजनगर से टैक्सी में बिठाया था तो उसे सपना नहीं आया था कि आगे नाशोर पर
एक कत्ल वाक़या होने वाला था, जिसकी वजह से उसे अपने उस पैसेंजर की सूरत अच्छी तरह पहचान के रखनी चाहिए थी। फिर भी उसने अपने पैसेंजर का कुछ पहचाना था, तो गोरी रंगत और कद काठ पहचाना था, बोलने का लहजा पहचाना था, और सबसे ज़्यादा उस सेंट को पहचाना जो कि वो लगाए थी। तुम खुद इंसाफ करो, क्या ये बातें पुख्ता शिनाख्त के लिए काफ़ी हैं? कोई भी मिलते जुलते कद काठ और रंगत की लड़की जरा सी लहजे की प्रैक्टिस कर ले और जिस्म पर वो ही सेंट लगा ले, तो टैक्सी ड्राइवर के लिए तो वो हो गई, वो उसकी पिछली शाम की पैसेंजर। इन्हीं बातों से, इन्हीं नाकाफ़ी और भ्रामक बातों से कल आधी रात को उसने लिब्ना चहल को पहचाना और उसे अपना शाम का पैसेंजर तस्लीम करके उसे उसका रुमाल सौंपा। जो मैंने किया वो मैं न करता तो केस के कोर्ट में लगने पर उसको तो दुनिया की कोई ताकत इस बात से हिला न पाती कि उसने दोनों मौक़ों पर एक ही औरत को, मुलजिमा को, वृंदा राठौर को देखा था। प्रभुदयाल खामोश रहा। आइडेंटिटी परेड का क्या मकसद होता है? पुलिस उसको जेन्युइनली कंडक्ट करे तो आइडेंटिटी परेड का मकसद गवाह की याददाश्त चेक करना ही होता है। अगर पुलिस अपने हक में अपने तरीके से ये काम कर सकती है, तो मुलजिम को भी, जिसकी की जान पर बनी होती है, अपने हक में अपने तरीके से इस काम को अंजाम देने का अख्तियार है। मैंने जब अनूप सिंह से बात की थी तो उसने साफ कबूल किया था कि उसने अपने पैसेंजर की सूरत की तरफ न कोई ख़ास तवज्जो दी थी और न कोई देता था। फिर भी जब वो सरकारी गवाह के रोल में नमूदार होता तो उसका दावा होता कि पैसेंजर की जो तस्वीर उसके ज़हन में छपी थी, उस नौबत को आने से रोकने के लिए मैंने वो कदम उठाया, जिससे अब ये स्थापित किया कि टैक्सी ड्राइवर की गवाही में कोई दम नहीं था। उसका ये दावा सिरे से गलत था कि उसने टैक्सी में छूट गया रुमाल यकीनी तौर पर अपने शाम की पैसेंजर को ही लौटाया था। अब मेरा तुमसे, केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से सवाल है कि जो शख्स शिनाख्त में एक बार धोखा खा सकता है, वो क्या दोबारा धोखा नहीं खा सकता? मतलब टैक्सी ड्राइवर ने मुलजिमा की शिनाख्त उस औरत के तौर पर की जिसे कि कल आधी रात को उसने उसका रुमाल लौटाया था, और अभी तुम्हारे सामने स्थापित हुआ कि गलत की। अब इस बात की क्या गारंटी है कि जिस औरत को वो कल शाम को नाटशोर पर ले गया था, उसकी उसने सही शिनाख्त की थी? वो मुलजिमा वृंदा राठौर नहीं, कोई और थी। और कौन? तुम बताओ, ये पता लगाना तुम्हारा काम है। तो ये फंचर है जो तुम इस केस में डालने का इरादा रखते हो। मैंने महज एक सवाल किया है, इस बात को नज़रअंदाज करके किया है कि उसके खिलाफ और भी सबूत है। टैक्सी ड्राइवर की गवाही के खारिज हो जाने से ही वो इल्ज़ाम से बरी नहीं हो जाती। उसके नाशुर गई होने से मुकर जाने के बावजूद उसे अपनी मिल्कियत गन की जवाबदारी करनी होगी, जो कि मर्डर वेपन है। चोरों की तरह राजनगर आने की और यहाँ फर्जी नाम से ठहरने की जवाबदारी करनी होगी। खड़े पैर देर रात को एक होटल छोड़कर दूसरे पर जा बसने की जवाबदारी करनी होगी। मेरी गैर हाजिरी में उससे मुलाकात का जुगाड़ अगर तुमने उसे ये पट्टी पढ़ाने के लिए किया था कि वो इस बात से ही मुकर जाए कि वो कल शाम नाशोर गई थी, तो उसका भला नहीं, बुरा किया है। मैंने उसे कोई पट्टी नहीं पढ़ाई। मैं सपने में भी किसी को सच्चाई का दामन छोड़कर झूठ का आसरा देने की राय नहीं दे सकता। देखेंगे। मैंने जो किया महज ये जाहिर करने के लिए किया कि जिस शख्स से शिनाख्त में एक बार गलती हो सकती है, उससे दो बार भी गलती हो सकती है। जिसे उसने रुमाल लौटाया था, अगर वो नहीं थी जो वो कहता है कि थी, तो ये भी तो हो सकता है जिसे वो नाशोर मकतूल की कोठी पर लेकर गया था, वो भी वो नहीं थी जो कि वो कहता है कि थी। सब लफ्फाजी है जिसमें कि तुम उस्ताद हो, लेकिन फिर भी बोला ना। देखेंगे। अब बोलो, अपनी कॉफ़ी को क्या राय देते हो? क्या वो सिसकियाँ बढ़ती और ठंडी होती रहे या निगलेट से ताव खाकर गर्मा जाए? ओ, सुनील ने कॉफ़ी का कप उठाया और उसे एक सांस में खाली कर दिया।
शुक्रिया जनाब, वो उठता हुआ बोला। मुझे टाइम देने का और बर्दाश्त करने का, प्रभुदयाल सर्द लहजे में बोला। उसका भी। थैंक यू वेरी मच। रमाकांत और लुबना चहल उसे ग्राउंड फ्लोर पर मिले। क्या हुआ? रमाकांत व्यग्रभाव से बोला। यहाँ से बाहर चलो, बताता हूँ। रमाकांत ने सहमति में सिर हिलाया। लॉबी से निकलकर तीनों पार्किंग में पहुँचे। अब बोल, रमाकांत बोला। सुनील ने तमाम किस्सा बयान किया। काका बली। वो खामोश हुआ तो रमाकांत असहाय भाव से गर्दन हिलाता बोला, तू नहीं सुधर सकता। अब तो मुझे लगता है कि वारिस शाह ने कोई जनरल बात नहीं कही थी। खास तेरे लिए कहा था कि वारिस शाह ना आदता जान दिया ने, पावे कटिए पोरिया पोरिया जी। मतलब? आया वड्डा मतलब वाला। रात को ये तो मुझे साफ पता लग रहा था कि तू कोई खुराफाती हरकत कर रहा था, लेकिन ये मुझे नहीं सूझा था कि तू तो शेर की मूंछ का बाल मरोड़ने की तैयारी कर रहा था। शेर कौन? वो तेरा खसम, इंस्पेक्टर प्रभुदयाल। और कौन? और जो उसकी मूंछ का बाल मरोड़ सकता हो, वो कौन? तू। तू माइयामा, खुद अपना दुश्मन, इनामी अहमक, बब्बर शेर। लुबना हंसती हुई बोली। क्यों भई? रमाकांत ने आंखें निकालकर उसे देखा। तू किसकी तरफ है? भाई साहब की तरफ। भाई साहब का तो जमजम हो। और भाई साहब, अब तू मुझे ये बता, तूने एसएमएस क्यों भेजा, फ़ोन क्यों न किया? फ़ोन करने का माहौल नहीं था, करता तो प्रभुदयाल को खबर लग जाती। लेकिन एसएमएस न मिलता तो? मिला तो सही। मैंने कहा, न मिलता तो मेरी फ़ौरन उसकी तरफ तवज्जो न जाती तो? हुआ तो नहीं ऐसा? खड़े पे लुबना न मिलती तो प्रॉब्लम होती, लेकिन हुई तो नहीं। माइयावा तोता। अब आगे क्या इरादा है? केस के बाबत प्रभुदयाल के मन में शंका का बीज तो मैंने बो ही दिया। अब उस बीज को फूट के कोपल बनते देखने का इरादा है। उसके लिए क्या करेगा? है तो सही एक स्कीम जहन में। क्या? तुम्हें बताई तो यहीं दबोच लोगे और हाथ पांव बांध दोगे। तो फिर वो स्कीम तो न हुई, हरकत हुई, खुराफात हुई, एक बार बच जाने की वजह से पैदा हुई दिलेरी हुई। हुई तो सही कुछ कुछ। अब उस बाबत कुछ फूट भी तो सही मुंह से। वापस कहाँ जाओगे? क्लब में जाऊंगा। और कहाँ जाऊंगा? वहाँ पहुँचो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। ठीक है। लुबना और रमाकांत की होंडा अकॉर्ड में सवार हो गए। कार वहाँ से निकल पड़ी। सुनील ने परे खड़ी अपनी मोटरसाइकिल संभाली और उस पर सवार होकर रौनक बाजार पहुँचा। वो शहर के पुराने हिस्से का घना बाजार था, जहाँ की दोपहिया सवारी पर आना ही दानिशमंदी थी। वहाँ एक सेकंड हैंड टाइपराइटर की दुकान थी, जो कि उसका निशाना थी। उसने अपनी मोटरसाइकिल दुकान से बहुत परे खड़ी की और पैदल चलता उस दुकान पर पहुँचा। वहाँ दुकानदार ने उसे हर तरह के टाइपराइटर दिखाए, लेकिन उसने एक खड़खड़ पोर्टेबल टाइपराइटर चुना। उसने उसके रोलर में कागज़ डालकर बाकायदा टाइप करके तस्दीक की कि वो गुजारे लायक ठीक हालत में था और उसकी कीमत 950 रुपये अदा करके उसे अपने कब्जे में किया। टाइपराइटर के साथ वो यूथ क्लब पहुंचा। रमाकांत उसे अपने ऑफिस में अकेला बैठा मिला। सुनील ने टाइपराइटर मेज पर रखा और एक कुर्सी पर ढेर हुआ। आ भाई काका बल्ली, रमाकांत बोला। तेरे इंतजार में जानता है मैं कौन सा गाना गुनगुना रहा था? कौन सा? हम। रमाकांत तरन्नुम में बोला। तेरे बिन पी न सकेंगे सनम। क्या प्रॉब्लम है? न सकने में क्या प्रॉब्लम है? लो, पूछता है क्या प्रॉब्लम है। ओए कमलया, इसी बात पर किसी बड़े शायर ने जानता है क्या कहा है? क्या कहा है? दिल बदमजा है आज तेरे प्यार के बगैर, कैसे पिए शराब कोई यार के बगैर। बहुत खूब। अब बोल, ये क्या है? टाइपराइटर है। मुझे नहीं मालूम था बादशाह अकबर भी टाइप करता था। इतना पुराना नहीं है।
इससे तो सरकंडे वाली कलम और स्याही की दवात ले आता। इतना पुराना नहीं है, लेकिन है तो मर्सिडीज के सामने बैलगाड़ी। एक मर्तबा इस्तेमाल के लिए इसमें कोई खराबी नहीं। एक मर्तबा इस्तेमाल के लिए, हाँ। उसके बाद क्या होगा? इसे गायब करना होगा, दूर कहीं दफनाना होगा या समुद्र में फेंकना होगा। तब रमाकांत संजीदा हुआ। इसका रिश्ता, वो धीरे से बोला, उस खुरापात से है जो तेरे जहन में है। हाँ, जो ऐसी खतरनाक है कि तुझे हाथ पांव दबोच लिए जाने का अंदेशा था। हाँ, अब हाथ पांव दबोच लिए जाने का अंदेशा नहीं है। नहीं है। होता तो टाइपराइटर के साथ यहाँ आता। अब कुछ बोल तो सही, क्या इरादा है? इस पर एक बालिया बयान दर्जा रखने वाली चिट्ठी टाइप करने का इरादा है। इकबालिया बयान किसका? चिराग कासनीवाल का। किस बाबत? कत्ल के बाबत। किसके कत्ल के बाबत? शशि कासनीवाल के कत्ल के बाबत। ओए, क्या कह रहा है? वही जो तुमने सुना। इतना बड़ा फट्टा, इतना खतरनाक कदम। हाँ, चलेगा, देखेंगे। परोसेगा किसे? पुलिस को, यानी कि इंस्पेक्टर प्रभुदयाल को। चिट्ठी तैयार करके कुरियर से पुलिस हेडक्वार्टर भेजेंगे। प्रभुदयाल के केस से ताल्लुक़ रखती होने की वजह से आगे अपने आप उस तक पहुंच जाएगी। फिर क्या होगा? फिर वॉच करेंगे कि चिट्ठी का क्या नतीजा सामने आता है। ठीक है, कर टाइप। पहले पता तो चले चिट्ठी में तू क्या लिखता है, उसके बाद मैं आगे कमेंट करूँगा। ठीक है, बल्कि मैं उधर आ जाता हूँ, यूँ ताकि तेरी टाइप के साथ साथ पढ़ता जा सकूँ। बढ़िया। रमाकांत अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर छोड़कर सुनील की बगल में एक विजिटर्स चेयर पर आ बैठा। सुनील रोलर में एक फुल स्केप कागज़ डालने लगा। उस दौरान रमाकांत ने एक सिगरेट सुलगा लिया। सुनील ने टाइप करना शुरू किया। प्रिय महोदय, मैंने एक स्थानीय अखबार में अपनी हाउसकीपर सिल्वेना स्मिथ का पुलिस को दिया इंटरव्यू पढ़ा है, जिसमें उसने कहा है कि मैंने, उसके एम्प्लॉयर ने, कई बार अपने दिल में गुमड़ती ये इच्छा प्रकट की थी कि मैं फांसी लगाकर मरना चाहता था। मैं ज़्यादातर अपना वक्त अपने घर में दूरबीन के जरिए उस पड़ोसी की कोठी में जागते गुजारता था, जिसका असली नाम रघुनंदन राठौर है, जो यहाँ नंदन राठी के नाम से जाना जाता था। मैं इन बातों की तायीद करता हूँ। इस बिना पर उपरोक्त अखबार के संपादकीय में ये मांग की गई थी कि वृंदा राठौर पर मुकदमा चलाना शुरू होने से पहले, इस बात पर उपरोक्त अखबार के संपादकीय ने ये मांग की थी कि वृंदा राठौर पर मुकदमा चलाना शुरू होने से पहले पुलिस को मुझे और मेरी पत्नी शशि कासनीवाल को हिरासत में लेना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की राय में रघुनंदन राठौर उर्फ नंदन राठी का कत्ल मैंने किया है। मैं इस बात की पुरजोर मुखालफत करता हूँ। मैंने नंदन राठी का कत्ल नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी बीवी शशि कासनीवाल का कत्ल जरूर किया है, और मैं समझता हूँ कि मेरे इस गुनाह से ताल्लुक़ रखते वाक़यात पब्लिक के रूबरू आने चाहिए। ओए, ये क्या लिखा है? रमाकांत बौखलाए स्वर में बोला। अभी क्या लिखा है? सुनील हाथ रोककर बोला। अभी तो लिखना शुरू किया है। ओए काका बल्ली, पंगेबाज तो तू जन्म से है, लेकिन इतना बड़ा पंगा क्यों ले रहा है? ये तो तेरे साइड से भी बड़ा पंगा है। किसी को खबर नहीं चलेगी कि चिट्ठी मैंने लिखी थी। अगर लग गई तो? नहीं लगेगी। लग गई तो मुझे टोकने की जगह दिमाग कोई ऐसी फुल प्रूफ स्कीम सोचने पर लगाओ कि खबर न लगे। ठीक है, मिमिया के नहीं, जरा जोश से बोलो। ठीक है, अब आगे बढ़। सुनील ने आगे टाइप करना शुरू किया। मैं मूल रूप से इकबालपुर का रहने वाला हूँ, जहाँ मैं और मेरी पत्नी शशि आदर्श दंपति की तरह सुख से रह रहे थे। वहाँ मेरी रघुनंदन राठौर और उसकी पत्नी वृंदा से वाकफियत और मेल मुलाकात थी।
रघुनंदन राठौर एक निम्न कोटि का बद अखलाक आदमी था, लेकिन मुझे पसंद था। मुझे ये भी मालूम था कि वो वुमेनाइजर था और उसके कई औरतों से नाजायज़ ताल्लुकात थे। लेकिन जो बात मुझे नहीं मालूम थी वो ये थी कि उन कई औरतों में से मेरी अपनी बीवी भी थी। फिर एक रोज़ एकाएक वो रात मेरे पर यूं फाश हुआ जैसे कि बिजली गिरी हो। मेरी खुशियाँ छिन गई, मेरा घर उजड़ गया, मैं बर्बाद हो गया। फिर मैं प्रतिशोध की ज्वाला में झुलसने लगा। मेरे अंदर से लगातार बार बार ये आवाज़ उठने लगी कि उस घोर अपमान का बदला तभी चुक सकता था जबकि मैं अपनी पत्नी के साथ भाग गए रघुनंदन राठौर को पाताल से भी ढूंढ निकालता और उससे कुत्ते की मौत मारता। 10 महीने, पूरे 10 महीने मुझे उस कमीने का कोई सुराग पाने में लगे। आखिरकार मुझे मालूम हुआ कि वो राजनगर के करीब नागशोर में वहाँ की 42 नंबर की कोठी में नंदन राठी के नाम से रह रहा था। मैंने वहाँ पहुँचकर चुपचाप बगल की 43 नंबर कोठी किराए पर हासिल की और वहाँ जाकर रहने लगा। घर चलाने के लिए मैंने जानबूझकर बहरी हाउसकीपर रखी ताकि वो आस पड़ोस में बतियाने के लिए कोई सामाजिक ताल्लुकात न बना पाती। वहाँ पहुँचने के बाद भी नंदन राठी बने रघुनंदन राठौर को मार डालने का मेरा इरादा बरकरार था। लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि मेरी बीवी शशि के साथ उसकी ज़िंदगी कैसी कट रही थी। वो मेरी बीवी के साथ कैसे पेश आता था और क्या वो उसके साथ खुश थी। इसी वजह से मैं दूरबीन लेकर उसकी कोठी की खामोशी से निगरानी करता रहता था और वहाँ का माहौल भांपने में लगा रहता था। ये एक बड़ी लंबी और उबाऊ प्रक्रिया थी क्योंकि मुझे इस बात की भी पूरी पूरी सावधानी बरतनी होती थी कि उन लोगों को इस बात की भनक न लगे कि पड़ोस में मैं आ बसा था। अपनी कोठी की पहली मंजिल की खिड़की से कई कई दिन तो मुझे मेरी दिलचस्पी के काबिल कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन कभी कभार उनकी निजी घरेलू जिंदगी की एकाध झलक मुझे मिल जाती थी। यूं आखिरकार जिस नतीजे पर मैं पहुंचा था वो यही था कि मेरी बीवी उस शख्स के साथ बिल्कुल खुश नहीं थी। वो तो वहाँ पिंजरे की मैना की तरफ फंसी हुई थी। अब मैंने उस नामुराद शख्स का खून करना था जिसने मुझे ही नहीं मेरी बीवी को भी बर्बाद कर दिया। लेकिन अजीब इत्तेफाक था कि मेरा कोई दाव ही नहीं लग रहा था। 2 बार अंधेरी रात में आधी रात के बाद बीच की दीवार फांदकर मैं उसकी कोठी के कंपाउंड में दाखिल हुआ, लेकिन इमारत के करीब कदम रखने का कोई जुगाड़ न कर पाने की वजह से नाकाम वापस लौटा। आखिरकार कल शाम मेरा दाव लगा। दूरबीन से वाच करते हुए मुझे एहसास हुआ कि कोठी का एक साइड डोर खुला छूट गया था। मैं बीच की दीवार फांदकर चुपचाप उधर पहुंचा और साइड डोर के रास्ते कोठी में दाखिल हुआ। गलियारी से गुजरकर जब मैं स्टडी में पहुंचा तो एकाएक मेरा आमना सामना मेरी बीबी से हो गया। मेरे पर निगाह पड़ते ही उसकी चीख निकल गई। मैंने फौरन उसको काबू में करके उसका मुंह दबोचा और कहा कि अगर उसने आवाज़ निकालने की कोशिश की तो मैं उसका गला घोट दूंगा। खौफ से उसकी गिग्गी बन गई। उसने गर्दन हिला के इशारे से मुझे तसल्ली दी कि वो नहीं चिल्लाएगी। तब मैंने उसे आज़ाद कर दिया और एक कुर्सी पर बैठ जाने दिया। वो मेरे से आश्वस्त हुई तो उसने मुझे बताया कि नंदन राठी के अपनी हाउसकीपर सयाली सूद से नाजायज़ ताल्लुकात राठी की मेरी बीवी के संपर्क में आने से पहले से बने हुए थे। उसने मुझे बताया कि उस घड़ी वो घर में अकेली थी क्योंकि राठौर सयाली सूद के साथ कहीं गया हुआ था और नेपाली खानसामे की उस शाम साप्ताहिक छुट्टी होती थी, जिसकी वजह से वो अपने कुछ दोस्तों के पास राजनगर गया हुआ था और आधी रात से पहले लौटकर नहीं आने वाला था। तब मैंने अपनी बीवी पर अपना इरादा जाहिर किया। मैंने उसे बताया कि मैंने राठौर को जान से मार डालने का दृढ़ निश्चय किया हुआ था और वो काम हो चुकने के बाद मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। मेरी बीवी को उस होलनाक इरादे ने बहुत आंदोलित किया, बहुत भयभीत किया। वो मेरे से फरियाद करने लगी कि मैं ऐसा कोई कदम हरगिज़ न उठाऊं।
कहने लगी कि अगर मैंने खून से अपने हाथ रंगे तो ये उसके लिए मेरे प्यार का गला घोटना होगा। वो कभी मेरे साथ खुश नहीं रह पाएगी। अपनी बातों का मुझ पर भरपूर असर होता न पाकर उसने ये तक धमकी दे डाली कि वो पुलिस को फ़ोन कर देगी और उन्हें मेरे कत्ल के इरादे की खबर कर देगी। उसे अपनी धमकी का भी कोई असर न दिखा तो वो सच में ही फ़ोन की तरफ बढ़ चली। मैंने उसे जबरन रोका तो वो चीखने चिल्लाने लग गई। मैंने उसका मुंह दबोचने की कोशिश की तो वो हाथापाई पर उतर आई। उसी छीना झपटी की गहमा गहमी में मेरे हाथों उसका गला घुट गया था। तब तक सारा कागज टाइप से भर गया था। सुनील ने रोलर में से पेपर खींचा और उसको उलटकर उसकी खाली साइड रोलर में डाली और कीबोर्ड को फिर से ठकठकाना शुरू किया। उसने आगे टाइप किया। उस वक्त जैसे हालात बन गए थे और जो हुआ उसका मैं ठीक लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मेरे को मालूम था कि उसके दिल में मेरे लिए कोई प्यार बाकी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उसे दिलो जान से चाहता था। मेरे लिए ये भी दुख की बात थी कि उसकी मेरे साथ दींगा मुश्ती उस यारमा शख्स की जान बचाने के लिए थी जिसने मेरे साथ दगा किया था और मुझे जिसकी जात से नफरत थी। उस ख्याल ने उस कड़ी मुझे दीवाना बनाया हुआ था। मेरे ऊपर एक कभी शांत न होने वाला जुनून हावी था। मैं उस वक्त के हालात से माहौल से पूरी तरह बेखबर हो चुका था। मुझे इस बात तक का एहसास नहीं था कि उसकी नाजुक गर्दन मेरे हाथों की गिरफ्त में थी। जज्बात के भीषण तूफान का वो दौर तभी गुजरा जबकि उसका मुर्दा जिस्म मेरी बाहों में झूल गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसका गला घोंटकर उसे मार डाला था। अब मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल मुंह भाए खड़ा था। लाश का क्या करूं? तब मुझे याद आया कि राठौर कोठी के गैराज को बड़ा करा रहा था। नई तामीर का सारा काम मुकम्मल हो चुका था। नए फर्श पर रोड़ी पर ठोकी जा चुकी थी। खाली उस पर सीमेंट डालकर प्लास्टर किया जाना था। मुझे अपने काम के लिए वो जगह मुफीद लगी। मैंने बाहर जाकर पुराने गैराज से तसल्ला, कुदाल, फावड़ा और बेलचा बरामद किए और रोड़ी से ढकी गैराज की ज़मीन को एक जगह से खोद डाला और यूँ अपनी बीवी के जिस्म को दफनाने के लिए वहाँ एक कब्र तैयार कर डाली। मैंने लाश को नई खुदी कब्र में डालकर ऊपर से उसे मिट्टी से भर दिया और ऊपर रोड़ी व्यवस्थित कर दी। फालतू मिट्टी को तसल्लों में भर भर कर मैंने विशाल लॉन में और जहाँ तहाँ बनी क्यारियों में फैला दिया। अब अगली सुबह रोड़ी के ऊपर सीमेंट का फर्श बिछ जाता और फिर किसी को 7 जन्म तक खबर न लगती कि गैराज में हुए विस्तार के फर्श के नीचे एक लाश दफन थी। उस काम से निपट चुकने के बाद अभी भी मेरा दिल था कि मैं राखी के लौटने का इंतज़ार करता, लेकिन तब तक मेरी हिम्मत दगा दे गई थी। मेरे हाथों बीबी का खून हुआ था और इस ख्याल से ही मैं काँप काँप जाता था। तब मुझे वहाँ से कूच कर जाने में ही अपनी गति लगी। खामोशी से बीच की दीवार फांदकर जब मैं अपनी कोठी में पहुँचा तो तब तक 9:45 बज चुके थे। तब मैंने अपनी वसीयत से ताल्लुक़ रखता एक ज़रूरी काम मुकम्मल किया। वसीयत का जिक्र मैं यहाँ ज़रूरी नहीं समझता। उसकी बाबत हाउसकीपर को हिदायत दी और 10:30 बजे के करीब घर से निकल पड़ा। हाईवे से लिफ्ट मांगकर मैं राजनगर पहुँचा, जहाँ की ऑल नाइट शॉपिंग मॉल से मैंने एक हैंडबैग, कुछ कपड़े वगैरह और कुछ और ज़रूरी सामान खरीदा और एक मध्यम वर्ग के होटल में फर्जी नाम से चेक इन कर गया। तब से मैं उस होटल में ही हूँ। अपना ये इकबालिया बयान जारी करना मुझे इसलिए ज़रूरी लग रहा है क्योंकि मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटने लगी है। मैं अपनी बीवी का कातिल था। मैंने अपनी बीवी को मार डाला था, जिसे कि मैं नहीं मारना चाहता था, और जिसे मैं मारना चाहता था, जो मार दिए जाने के काबिल था, उसे मैं मार नहीं सका था। अंत में मैं फिर इस इल्ज़ाम की पुरजोर मुखालफत करता हूँ कि मैंने नंदन राठी का कत्ल किया है। ये मुखालफत इसलिए भी ज़रूरी है ताकि पुलिस मुझे कातिल मानकर केस को क्लोज न कर दे और असली कातिल छुट्टा न घूमता रहे। मैं ये स्टेटमेंट जारी करना इसलिए अफोर्ड कर सकता हूँ क्योंकि मैं जहाँ हूँ
सेफ हूँ क्योंकि मेरे मौजूदा बहरूप की, मेरे मौजूदा फर्जी नाम को और मेरे मौजूदा मुकाम के राज को नहीं बेच सकता। बावदीय। सुनील ने पेपर को रोलर से बाहर खींचा और टाइपराइटर परे सरका दिया। इस पर कासनीवाल के दस्तखत। सुनील बोला, वो कैसे करेगा? रमाकांत बोला, तुझे क्या पता वो कैसे दस्तखत करता है? मुझे क्या, तुम्हें भी पता है? अच्छा, उसकी वसीयत भूल गए? वसीयत के साथ की वो चिट्ठी भूल गए जो उसने मेरे को लिखी थी और मार्फत यूथ क्लब भेजी थी? ओ, दोनों पर उसके दस्तखत हैं। कहाँ है वो वसीयत और वो चिट्ठी? दोनों मेरे पास हैं। सुनील ने जेब में से दोनों कागज बरामद किए और उन पर दर्ज चिराग कासनीवाल के दस्तखतों का मुआयना किया। फिर उसने एक कोरा कागज देकर कई बार उन दस्तखतों का अभ्यास किया। आखिरकार जब उसे यकीन हो गया कि वो असल जैसे दस्तखत कर सकता था, तो उसने टाइप की हुई चिट्ठी पर बौदी के नीचे वो दस्तखत बनाए। अब एक कोरे लिफाफे का इंतजाम करो। रमाकांत ने सहमति में सिर हिलाया और फिर फोन पर किसी को बोलकर लिफाफा मंगवाया। सुनील ने उसे रोलर पर चढ़ाकर उस पर पुलिस हेडक्वार्टर का पता टाइप किया और पते के ऊपर दर्ज किया, बाई एक्सप्रेस कुरियर, फिक्स टाइम डिलीवरी ऑन थर्सडे 24 नवंबर एट 9 AM शार्प। उसने टाइपशुदा चिट्ठी को तय करके लिफाफे में रखा, लिफाफे को सील किया और रमाकांत के सामने मेज पर डाल दिया। लिफाफा कुरियर से अरसाल, वो बोला, और टाइपराइटर हमेशा के लिए गायब। वो सब तो हो जाएगा, लेकिन चिट्ठी के बारे में तू एक बार फिर सोच ले। क्या फिर सोच लूँ? किसी बड़े आदमी ने कहा है कि हुर्की उतनी ही बड़ी बननी चाहिए जितनी की चबाई जा सके। चबाई जाएगी, सब ठीक होगा। असल में तू चाहता क्या है? तेरा निशाना किस चीज़ पर है? मेरा निशाना मकतूल की कोठी में हाल में बनी गैराज की एक्सटेंशन का फर्श है। वो तो चिट्ठी से ही जाहिर है। मैं चाहता हूँ कि आधिकारिक तौर पर उस फर्श की खुदाई हो जो कि पुलिस ही करा सकती है। वो भी चिट्ठी से जाहिर है, लेकिन चिट्ठी में तूने जो फंटा मारा है वो तो न सच है न सच हो सकता है। ठीक, तो खुदाई में क्या बरामद होने की उम्मीद कर रहा है? गाय का बछड़ा। क्या? बछड़े के बाबत जो कहानी मुझे परोसी गई थी उस पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं। गाय का बछड़ा नहीं मरा था? मरा था। वो बछड़े के वियोग में रंबाती भी थी, लेकिन उसका रंबाना उस डमी बछड़े की वजह से बंद नहीं हुआ था, जो कि मुर्दा बछड़े की खाल उतारकर उसमें बूस भर के तैयार किया गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि गाय को उस डमी बछड़े में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो कैसे बंद हुआ था? नहीं बंद हुआ था। यानी कि कासनीवाल सच कहता था कि गाय रंबाती थी? हाँ। मकतूल ने सिखाए पढ़ाए गवाह पेश किए थे। गवाहों ने झूठ कहा था कि गाय नहीं रंबाती थी? नहीं, सच कहा था। प्यारियों, मगज खाना चाहते हो तो साफ बोलो, मैं किचन से मंगाता हूँ। मेरा भेजा क्यों चाटते हो? तुम गायों में गाय पहचान सकते हो? पागल हुआ है? तो इसी से हिंट लेके सोचो कि असल में क्या हुआ होगा। क्या हुआ होगा? सोचो। तपा रहा है। मैंने सोच के गंजा होना है। तू जो सोचे बैठा है वो बोल। कल जो गाय पेश की गई थी वो गाय नहीं थी जो रंबाती थी। क्या मतलब? अभी भी मतलब बताऊं? गाय बदल दी गई। गाय बदल दी। गाय ने रंबाना बंद न किया। रंबाने वाली गाय को कहीं गायब कर दिया गया और उसकी जगह कोई और गाय लाकर खड़ी कर दी गई। अभी आई बात समझ में? गाय की डमी बछड़े में इसलिए कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि वो गाय नहीं थी जिसका बछड़ा मरा था। एग्जैक्टली। कमाल है। कौन सी खाल कहीं से मुहैया करके उसमें भूस भर के बछड़े की डमी उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए तैयार की गई थी जिन्हें कासनीवाल की बात पर यकीन था कि गाय रंबाती थी, जैसे कि पुलिस वाले।
जैसे कि तू। हाँ, लेकिन बछड़ा तो सच में मरा था, उसमें भी कोई भेद है। सच में मरा था, उस गाय का नहीं जो पेश की गई थी, उसका मरा था जो कि गायब कर दी गई थी। हाँ, मरा तो मरा, इसमें आफत क्या आ गई? इसको इतने खुफिया तरीके से नए बनते गैराज के फर्श के नीचे दफनाए जाने का क्या मतलब? यही तो वो लाख रुपए का सवाल है, जिसका जवाब गैराज के फर्श की खुदाई से सामने आएगा। कुछ सामने नहीं आएगा, कुछ बरामद नहीं होगा। अच्छा, तेरी ये बात मैंने मान ली कि गाय रंबाना बंद कराने की जुगत करने की जगह गाय ही बदल दी गई। लेकिन बाकी सब तो गिरह का गज नाप रहा है। बछड़ा मैयवा मर गया तो मर गया। जानवरों की मौत से कहीं कोई फौजदारी होती है, जिससे बचने के लिए उसे खुफिया तरीके से दफनाया गया। या वो कोई रूहानी बछड़ा था, कब्र के ऊपर बाद में जिसकी समाधि बनाई जाने वाली थी। सुनील हंसा, हंसिया ही कंजर। तभी ऑफिस का दरवाज़ा खुला और चौखट पर दिनकर प्रकट हुआ। उसकी निगाह खाली एग्जीक्यूटिव चेयर पर पड़ी तो उसके मुंह से निकला, साहब कहाँ गए? साहब इधर रखा है। सुनील की ओट में से गर्दन बाहर निकालता रमाकांत बोला, क्या बात है? इकबालपुर से मेल आई है। दिनकर बोला, अच्छा, आ गई, दिखा। दिनकर ने ईमेल से हासिल हुई कम्युनिकेशन के कुछ प्रिंट आउट पेश किए। रमाकांत ने कागजात संभाल लिए और फिर चिट्ठी और टाइपराइटर के बाबत उसे हिदायत जारी की। दिनकर दोनों चीज़ों के साथ रुखसत हो गया। पीछे रमाकांत ने कागज का मुआयना किया, वधिया। फिर वो संतुष्टिपूर्ण स्वर में बोला, आज के इलेक्ट्रॉनिक्स के युग में और कुछ हो न हो, कम्युनिकेशन बड़ी फटाफट हो गई है। कोई टाइम था, लोग बाग रिश्तेदारों में चिट्ठी लिखते थे कि फला तारीख जो 2 हफ्ते बाद की होती थी, आ रहा हूँ, तो वो पहले पहुँच जाते थे। चिट्ठी उनकी मौजूदगी में बाद में पहुँचती थी। ये है क्या? ये शशि कासनीवाल, खाविन चिराग कासनीवाल, साकिन इकबालपुर के हेडराइटिंग का प्रामाणिक नमूना है। ये उसकी पासपोर्ट के लिए दाखिल की गई अर्जी की कॉपी है, जो कि इम्प्लीकेट के अपने हैंडराइटिंग में है। कैसे मालूम? उस एजेंट से मालूम, जिसने कि अपने सामने अर्जी करवाई थी और फिर आगे रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में जमा कराई थी। आई सी। वैसे तो शशि कासनीवाल के हेड राइटिंग का नमूना उसकी मकतूल के नाम चिट्ठी की फ़ोटोकॉपी की सूरत में पहले से उपलब्ध है। क्या है? उपलब्ध है। हिंदी बोल रहा हूँ, बिल्कुल दुरुस्त। सत्यापित कर। किया। दरअसल मैंने ये रीजनल पासपोर्ट ऑफिस वाला इंतज़ाम तब किया था जबकि मुझे लग रहा था कि पुलिस हेडक्वार्टर से बगोड़ी बीबी की चिट्ठी की कॉपी निकलवाना भैंस का दूध निकालने जैसा काम साबित होगा। नो प्रॉब्लम। जब मुकाबला सख्त हो तो तर्कश में एक से ज़्यादा तीर होना अच्छा होता है। लाओ मुझे दो। रमाकांत ने कागजात सुनील को सौंप दिए। सुनील ने गौर से उनका मुआयना किया, फिर जेब से बगोड़ी बीबी के पीछे छोड़ी चिट्ठी की फोटोकॉपी निकालकर दोनों दस्तावेजों का मुआयना किया। फिर उसने जेब से वो रुक्का निकाला जो उसने पुलिस हेडक्वार्टर में वृंदा राठौड़ से अपनी मुलाकात के दौरान उससे लिखवाया था। फिर तारकपुर भेजी गई टेलीग्राम के फॉर्म की फोटोकॉपी की बारी आई। कुछ क्षण खामोशी रही। क्या कर रहा है? आखिर तंग आकर रमाकांत बोला। हुगो बास के गिफ्ट हैम्पर की कुर्बानी से लुबना चहल ने जो स्याली सूद के हेडराइटिंग का नमूना हासिल किया था, वो कहाँ है? रमाकांत उठकर अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर पहुंचा। वहां उसने मेज का एक दराज खोला, एक कागज़ निकालकर उसके सामने रखा जो कि स्याली सूद का सत्यापन था कि पहले कभी उसको सायोनारा ब्यूटी एड से हुगो बास का कोई फ्री गिफ्ट हैम्पर प्राप्त नहीं हुआ था। सुनील ने उसके साथ भी कुछ क्षण सिर खपाई की और फिर सारे पेपर एक और सरका दिए। अब तो मुझे एक बात बता श्रवण पुत्र बनके, रमाकांत बोला। पूछो। तू इतने बड़े अखबार का चीफ रिपोर्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर में आज तक तेरा इतना क्रेडिट नहीं बना कि तू वहाँ किसी जिम्मेदार आदमी को कोई बात कहे और वो कबूल कर ले और बिना हुज्जत के उस पर अमल करने को तैयार हो जाए। बना, क्यों नहीं बना?
बराबर बना। मैं पुलिस सुप्रिटेंडेंट रामसी के पास जाऊं तो मुझे हरगिज़ भी नाउम्मीद नहीं होना पड़ेगा। तो जाता क्यों नहीं? जाने लायक बात तो हो। जब ऐसी बात होती है तो जाता ही हूँ, लेकिन चीटी मारने के लिए तोप लाने का क्या मतलब? लेकिन तुम्हारा इशारा शायद प्रभुदयाल के मिजाज की तरफ था। उसकी बात यह है कि कत्ल के केस में उसे हमेशा ये लगता है कि मैं उसके खिलाफ काम कर रहा हूँ। मैं जो कुछ भी करूँगा वो उसके केस को चोट पहुँचाने वाला होगा। मिसाल के तौर पर मौजूदा केस ही है। उसे पूरा यकीन है कि वो वृंदा राठौर के खिलाफ एक मजबूत केस खड़ा कर सकता है और उसे सज़ा दिलवा सकता है। उसे इस बात का भी पूरा यकीन है कि इस केस में मैं जो कुछ करूँगा वो उसके केस को कमज़ोर करने के लिए होगा। ऐसे माहौल में मैं जाकर उसे राय दूँ कि वो मकतूल की कोठी के गैराज के नए बने हिस्से का फर्श खुदवाने का प्रबंध करे, ताकि उसके नीचे से एक मरा हुआ बछड़ा बरामद हो सके, तो वो ये जहमत करने को तैयार तो होगा ही नहीं। मुझे भी मेंटल केस करार देगा, लेकिन किसी के इस दावे को कि उसने कत्ल कर लाश फर्श के नीचे दबा दी थी वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए फर्जी चिट्ठी, हाँ, लेकिन ये सब कयावाद एक मरे हुए बछड़े की बरामदी के लिए। और भी जो कुछ बरामद हो जाए। और क्या? कुछ भी। कहीं तू ये तो नहीं सोचे बैठा कि वहाँ से सच में ही शशि कासनीवाल की लाश बरामद होगी? मैं तुम्हें एक खास बात एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। कौन सी बात? चिराग कासनीवाल की वसीयत से ताल्लुक़ रखती बात। जब शनिवार को सबसे पहले वो हमसे मिला था और उसने वसीयत का जिक्र किया था, तो उसने अपना वारिस उस औरत को बनाने की बात की थी जो 42 नारशोर पर नंदन राठी की पत्नी बनकर रह रही थी। लेकिन जब वसीयत सामने आई, जो कि उसने मुझे कुरियर से भेजी थी, तो उसमें तो वारिस के बारे में यूँ लिखा नहीं पाया गया था। उसमें तो उसने नंदन राठी की दीवत ब्याहता बीबी को वारिस बना दिया था। नहीं? हाँ, लेकिन तू बात मुझे ज़रा तरीके से समझने दे। पहले वो नंदन राठी के साथ बतौर उसकी बीबी रहती औरत को अपना वारिस बनाने का ख्वाहिशमंद था, क्योंकि वो औरत असल में राठी की नहीं, उसकी खुद की बीबी थी। शशि कासनीवाल थी, चिराग कासनीवाल का, जिसको अपना वारिस बनाना समझ में आता है। लेकिन जब उसने वसीयत लिखी तो उसने वारिस मकतूल की विधिवत ब्याहता बीबी को दर्ज कर दिया, जो कि अब हम जानते हैं कि वृंदा राठौर है। प्यारियों, गैर की बीबी को अपना वारिस बनाने का क्या मतलब? सिवाय इसके और क्या हो सकता है कि किसी तरीके से उसे मालूम था कि उसकी बीबी मर चुकी थी और किसी पहले ही मर चुके शख्स को बजारिया वसीयत वारिस करार देने की कोई तुक नहीं थी। कैसे मालूम था? क्या पता कैसे मालूम था? फर्जी चिट्ठी में तूने जो फट्टा मारा है वही हकीकत है, ऐसे मालूम था। अब तू बता, मुझे ये बात कैसे मालूम हुई? मालूम कहाँ हुई, गढ़ के बनाई। मुझे यकीन नहीं कि चिराग कासनीवाल अपनी बीबी का कातिल है। जब मैंने ये कहा कि उसे किसी तरीके से मालूम था कि उसकी बीबी पहले ही मर चुकी थी, तो वो उसका कातिल क्यों कर होगा? फिर दिमाग चाट रहा है। तुम छोड़ो ना ये किस्सा और थोड़ी देर तेल देखो और तेल की दाढ़ देखो। तेल देखो, तेल मैंने सिर मारना है, सिर में भी मारा ही जाता है। भूतनीदा ये नहीं कहता विस्की देखो और उसका पहला तोड़ देखो। पहला तोड़? अब मुझे पहला तोड़ नहीं पता होगा। नहीं पता? तेरे लिए सिंगल मॉल्ट। इसी पर याद आया, आज तू लेग पेग रोटी बोटी के बाद ही यहाँ से जाएगा। बोल हाँ। हाँ, यारा नाल बहारा मेले मित्रा दे। शाबाशे। बहरहाल बात यह हो रही थी कि चिराग कासनीवाल को मालूम था कि उसकी बीबी मर चुकी थी। हाँ, वो अपनी बीबी पर निसार था, उसे दिलोजान से चाहता था। उसकी बीबी की मुसलसल तलाश इस बात का सबूत है। 10 महीने बाद तलाश आखिर रंग लाई। वो पड़ोस में आके बस गया
और उस आदमी की जिसकी उसे जात से नफरत थी, ये जानने के लिए जासूसी करने लगा कि उसकी बीबी उसके साथ खुश थी या नहीं थी। उस दौरान उसके मन में नंदन राठी को जान से मार देने का होलनाक इरादा पनपता रहा। उसे पूरा पूरा एहसास था कि अगर वो कत्ल करेगा तो फांसी चढ़ेगा। वो पहले से ऐसा इंतजाम करके रखना चाहता था कि उसकी संपत्ति की वारिस उसकी, न कि राठी की बीवी बने। लेकिन वो नहीं चाहता था कि बतौर कातिल उस पर जो थूथू होती, उसकी लपेटे में उसकी बीवी भी आती। वो नहीं चाहता था कि जब उसके द्वारा किए गए कत्ल की तफ्तीश होती तो मकतूल की कथित बीवी पर भी फोकस बनता, जो कि असल में उसकी बीवी शशि कासनीवाल थी और वो कातिल की बीवी कहलाती। इन बातों से बचने के लिए उसने अपनी बीवी को यूं अपना वारिस करार देने का इरादा किया कि किसी को मालूम ही न पड़ता कि वो मकतूल की बेवा नहीं, कातिल की बीवी थी। इसलिए उसने वारिस का जिक्र बतौर किरण राठी करने का फैसला किया। यूं किरण राठी की असलियत की तरफ, उसकी असल शिनाख्त की तरफ किसी की तवज्जो न जाती। ठीक, लेकिन उसकी यह मंशा पूरी न हो सकी। पहले ऐसा कुछ हो गया कि चिराग कासनियाल को अपना इरादा बदलना पड़ा। क्या हो गया? बीबी का कत्ल हो गया। हाँ, तुम्हें क्या पता? नहीं पता। ये महज एक थ्योरी है जो मैं पेश कर रहा हूँ। यूँ एक अंदाज़ा है जिसे मैं हवा देने की कोशिश कर रहा हूँ। दे हवा, जितनी मर्जी दे हवा। उसे ये एहसास हुआ कि अपनी बीबी के नाम जायदाद छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो उसे क्लेम नहीं कर सकती थी। खुद वो फांसी चढ़ने वाला था, तो उसकी जायदाद होती तो किसके हवाले होती। तब उसे वृंदा राठौर का ख्याल आया, जिसकी बाबत किसी तरीके से उसे मालूम था कि वो राजनगर पहुंची हुई थी, और उसने उसको अपना वारिस करार देते वसीयत लिख डाली, यानी कि काले चोर को। जरूर उसके मन में ये चोर था कि वो औरत उसकी वजह से विधवा होने वाली थी। माल को, जिस औरत को उसके मर्द ने गैर औरत के लिए छोड़ दिया, उसे विधवी होने की परवाह होगी। विधवा? क्या विधवा? शब्द विधवा है, औरत विधवा। ओए कमलिया, विधवा मर्द होता है। 100 बार समझाया, फिर भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं समझता। मर्द पुल्लिंग है, वो विधवा होता है। औरत स्त्रीलिंग है, वो विधवी होती है। बॉस, आई बो बिफोर यूर सुपीरियर नोवेल ऑफ हिंदी। हिंदी के बाबत तो वो बिफोर हिंदी में होता है। मैं आपके राष्ट्रभाषा के उत्कृष्ट ज्ञान के आगे नतमस्तक हूँ। वो तो तू जमजम हो, लेकिन जवाब दे, उस औरत को विधवी होने की परवाह होगी? हो सकती है। भारतीय नारी के सुहाग सिंदूर की महिमा ही निराली है। उसका पति परमेश्वर होता है, भले ही वो कामी कुत्ता हो, शैतान की ओरिजिनल औलाद हो। उस औरत का किरदार ऐसा उच्च कोटि का जान तो नहीं पड़ता था। तो फिर कोई और वजह होगी। क्या पता कासनीवाल की शादी से पहले कभी उससे आशनाई रही हो सकता है। तूने ये कैसे कहा कि उसे मालूम था कि वृंदा राठौर राजनगर पहुंची हुई थी? इस बाबत टैक्सी ड्राइवर अनूप सिंह के बयान को याद करो। नाशोर मकतूल की कोठी पर पहुंचने पर वृंदा राठौर ने उसे किसी पीसीओ से 541 पर फ़ोन लगाने को भेजा था। ये नंबर बगल की कोठी का है। इसका मतलब है कि उसे मालूम था कि उन दिनों कासनीवाल कहाँ था। कासनीवाल का नया पता और फ़ोन नंबर उसे कासनीवाल के बताए ही तो मालूम होगा। जब कासनीवाल ने ये सब बताया होगा तो उसे मालूम ही तो होगा कि वृंदा कहाँ थी। ठीक, फिर मैसेज बाय नेम था। चिराग को बगल की कोठी में आने को बोला गया था। ये भी ठीक है। अब तू बंदा बन। क्या? और बंदा बन के अपने वड्डे बाबा जी के साथ मस्करियाँ करना बंद कर। बछड़े वाली वाहियात कथा बंद कर और कबूल कर कि असल में तू नए बने फर्श के नीचे से शशि कासनीवाल की लाश बरामद होने की उम्मीद कर रहा है। मैं ऐसी कोई उम्मीद कैसे कर सकता हूँ जिसकी कोई बुनियाद नहीं।
लेकिन जब तू ये मानता है कि उसका कत्ल हुआ है, मैंने वसीयत की विसंगति की व्याख्या करने के लिए फर्ज किया था कि शायद शशि कासनीवाल इस दुनिया में नहीं थी। चल ऐसे ही सही, अब तू ये बता कि बगोड़ी बीबी बागी या नहीं बागी। जैसे 1 साल पहले वो इकबालपुर से रघुनंदन राठौर के साथ भाग गई थी, वैसे अब चिराग कासनीवाल के साथ बागी या नहीं बागी? नहीं बागी, क्योंकि मुर्दे भाग नहीं सकते। क्योंकि अपनी इस मंशा का इजहार करती। जो चिट्ठी वो मकतूल राठी के लिए पीछे छोड़कर गई, वो उसकी हैंडराइटिंग में नहीं है। क्या? खुद देखो। सुनील ने एक और पड़े कागजात का रुख रमाकांत की तरफ किया और उन्हें उसके सामने फैला दिया। चिट्ठी की फोटोकॉपी का हैंडराइटिंग पासपोर्ट की अर्जी की फोटोकॉपी के हैंडराइटिंग से मिलाकर देखो। नहीं मिलता। रमाकांत ने गंभीरता से वो मुआयना किया। ओए रहे रब्दाना। फिर वो बोला, ये तो वाइट नहीं मिलता। क्या मतलब हुआ इसका? तू बता। अगर पासपोर्ट की अर्जी वाला हैंडराइटिंग प्रामाणिक है मेरी गारंटी, तो ये चिट्ठी बगोड़ी बीबी की लिखी नहीं हो सकती। चिट्ठी उसने नहीं लिखी तो उसके बगोड़ी होने का क्या मतलब? एग्जैक्टली। लेकिन दिलचस्प और गौरतलब बात यह है कि चिट्ठी वाला हैंडराइटिंग टेलीग्राम वाले हैंडराइटिंग से मिलता है। यानी कि जिसने टेलीग्राम भेजी उसी ने फर्जी चिट्ठी तैयार की। हाँ, स्याली सूद ने। ये काम उस हाउसकीपर के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। ऐसा होता तो मुझे खुशी होती। वो लड़की मुझे वैसे ही खटकती है तो मैं समझता कि केस हल हो भी चुका था, लेकिन ऐसा नहीं था। स्याली सूद की हैंडराइटिंग का नमूना हुग्गेबाज के गिफ्ट हैम्पर से ताल्लुक़ रखते सर्टिफिकेट की सूरत में हमारे सामने है, लेकिन वो न चिट्ठी से मिलता है और न पासपोर्ट की अर्जी से। ओ, रमाकांत एक क्षण खामोश रहा और फिर बोला, तो शायद वृंदा राठौर। उसके हैंडराइटिंग का नमूना भी मेरे पास है। वो न चिट्ठी से मिलता है न टेलीग्राम से। मालको, और तो कोई औरत बची नहीं, जबकि चिट्ठी और तार वाले दोनों हैंडराइटिंग शर्तिया जनाना है। लेकिन ठहर, एक बची अभी। कौन? कासनीवाल की बहरी हाउसकीपर सिल्वियाना। यूं तो गाय को भी गिन लेते। मजाक कर रहा है बड्डे बापा जी के साथ। अगर वो बहरी हाउसकीपर कातिल है या कत्ल की साजिश में शरीक है तो मैं बादशाह अकबर हूँ। अच्छा, तो मैं उठ के 3 बार कॉर्निश बजाऊं या घुटनों के बल झुककर शहनशाह आलम के हाथ का बोसा लूं? सुनील हंसा। आया वड्डा बादशाह अकबर। मेरे को कहता तो कोई बात भी थी। वो लेग पैक वाली ऑफर अभी स्टैंड करती है या? स्टैंड करती है, अटेंशन में खड़ी है। गुड। लेकिन एक बात बोलूं? क्या? अब मुझे यही सोच के नशा नहीं होने वाला कि वो चिट्ठी लिखी तो किसने लिखी। सच पूछो तो मेरे को भी, लेकिन कोशिश करना तो इंसान का फर्ज है ना। रमाकांत उठ खड़ा हुआ। चल उठ के खड़ा हो, बार में चलकर पेक पेक खेलते हैं।